बीइंग एन आर्टिस्ट, ये चैलेंज आप समझ के चलते हैं? महाराष्ट्र की जो ऑडियंस है, महाराष्ट्र के जो मेकर्स है, दे बोथ आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। दिगे साहब का किरदार निभाने के बाद और धर्मवीर पार्ट 1 की सुपरहिट सक्सेस के बाद फिलहाल अभी 2 महीने पहले मैंने अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है मराठा आरक्षण का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो जो हमारे जरांगे पाटिल साहब है, उनके जो गुरु है अन्ना साहेब जावळे पाटिल, उनका भी किरदार मैंने निभाया। वो किरदार जो असली जिंदगी के किरदार हैं और उस स्तर के किरदार हैं, यू नो, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे लगातार देख रहा है, कुछ इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन देख तो हर कोई रहा है। क्या चुनौतियां बढ़ जाती हैं उस लिहाज से? मेरे ख्याल से ये तो बहुत पुराना कंफ्यूजन है कि कलाकार और आइडियोलॉजी, इनका नाता किस तरीके से देखा जाए, है ना, स्पेशली एक्टर्स के बारे में जो परावलंबी जॉनर है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका सब्जेक्ट आपको हिला के रख देता है, वो बहुत गहरा संदेश देती हैं। वो बात अलग है कि अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम उसे राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट विचारधारा की फिल्में कहते हैं, लेकिन वो बात करती हैं एट लार्ज सोसाइटी की, उन समस्याओं की भी, उन तस्वीर की भी जो थी और हैं, और उन लोगों की जिनका कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है जिसे आप कभी भी भुला नहीं सकते हैं। सदियों तक कुछ नाम आप याद रखते हैं। आनंद दीघे एक ऐसा ही नाम, आप सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं। आप जब कई ऐसे सामाजिक प्रयासों की बात करते हैं, कई ऐसे आप धर्मनिष्ठ प्रयासों की बात करते हैं, जिनमें बहुत कम बड़े जो न सिर्फ समाज सेवी राजनीतिज्ञ रहे, ऐसी ओवरऑल पर्सनालिटी के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। एक बहुत बड़ा रोल इस फिल्म में हमें दिखाई देगा जो उनके किरदार को निभाता भी नजर आएगा। और हमारे साथ फिल्म की टीम है, तो इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए उनसे जानना और उनके ज़रिए आपको बताना बेहतर रहेगा धर्मवीर 2 क्या लेकर के आ रही है। तो हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार, हमारे साथ हैं प्रसाद ओक, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्षितिज दाते, बहुत बहुत स्वागत है क्षितिज आपका और प्रसाद आपका। धर्मवीर पार्ट 1 की बहुत अच्छी सक्सेस के बाद ये तय तो हो गया था कि धर्मवीर 2 आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस लेगेसी की आप बात कर रहे हैं उसे भी बढ़ाने के लिए और कहानी जहाँ पर छूटी थी वहाँ से आगे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले धर्मवीर 2 क्या समेट करके ला रही है, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत कुछ बाकी है कहने के लिए, तो फाइनली उसको और कितना ज़्यादा कंसाइज करके धर्मवीर 2 में लाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कुछ कहना बाकी है। जो कुछ कहना था वो पार्ट 1 में ख़त्म नहीं हुआ, पार्ट 2 में भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रिस्पेक्टेड आनंद दीघे साहब का काम इतना बड़ा है, इतना काम कर चुके हैं कि पार्ट 3 आए, पार्ट 4 भी आए, पार्ट 5 भी आए तो कम ही पड़ेगा, इतना काम किया है। तो इस बार हम लोग एम्फोसिस कर रहे हैं हिंदुत्व के ऊपर कि किस तरह से हिंदुत्व की शिक्षा उन्हें मिली, किस तरह से उन्होंने खुद को हिंदुत्व में घुला मिलाया और किस तरह से वो जो हिंदुत्व की शिक्षा है वो उनके शागिर्दों को दी और आज तक वो कैसे निभाते आए हैं हिंदुत्व को, ये एम्फोसिस किया जाएगा पार्ट 2 में ज़्यादा करके। लेकिन उसके साथ दीघे साहब का जो सोशल वर्क है, जो फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था, वो भी है, और लेकिन उसका अंडरलाइन वापस हिंदुत्व ही है। ये आप तो एकनाथ शिंदे साहब का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं किरदारों की शक्ल में। तो कितना बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि सिटिंग सीएम है और वो किरदार अदा करना जो इस वक्त पॉलिटिकल चर्चाओं की आप बात कर ले, राजनीति के आसपास जो सरगर्मियां हैं महाराष्ट्र की भी और देश की भी केंद्र में चल रहा है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है उस लिहाज से। और मतलब उन्होंने जब ये देखा होगा आपका परफॉर्मेंस, ये कैसे निभा रहे हैं आप, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? जब पार्ट 1 शूट हुई और रिलीज हुई तब वो सीएम थे नहीं, तब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे
और रिएक्शन थैंकफुली उनकी काफ़ी सेटिस्फाइड और अच्छी थी। मतलब वो बोलते बहुत कम है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ बताया नहीं मुझे कि ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा, तारीफों के पुल बांधे ऐसा हाँ, हुआ तारीफों के नहीं। पुल बांधे ऐसा नहीं हुआ, पर ही अप्रिशिएटेड माय वर्क रियली वेल एंड ही सीम प्रीटी सेटिस्फाइड। वरना पार्ट 2 में मैं नहीं रहता। ऑफ कोर्स मैं मजाक में कह रहा हूँ, उनका कोई कंट्रोल नहीं है फिल्म में या कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पर of course anyone would have reconsidered if they did not like my work. He himself did not like my work. So thankfully he loved it. And yes, अगर कुछ बदला हो पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो वो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो काम के प्रति जो श्रद्धा थी मेरी, तो वो पहले जो थी वही आज भी है। कोई भी किरदार निभाना हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑनेस्टी तो रहती है हमेशा। पर ऑफ कोर्स ही वाज Eknath Shinde, now he has become Eknath Shinde. Yes. है ना? So he is much bigger character. Yeah, much bigger a person. When much you bigger started. responsibility. Yes. Yeah. So people are going to have a very keen eye on my work in this part. I'm very sure about it. So I have done it pretty responsibly, keeping in mind कि गलतियों का स्कोप बहुत कम है परफॉर्मेंस में इस पार्ट में। डेफिनेटली। प्रसाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप एक तरह की आइडियोलॉजी खुलकर दिखाते हुए फिल्में करते हैं, तब एक कहा अनकहा चैलेंज हमेशा आपके साथ में होता है, दैट यू कैन बी टाइट, यू कैन बी टैग्ड, यू नो, कि ये तो वही अब बहुत एक एजेंडावादी बातें कर रहे हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट, ये चैलेंज आप समझ के चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की जो ऑडियंस है, महाराष्ट्र के जो मेकर्स है, दे बोथ आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। दिगे साहब का किरदार निभाने के बाद और धर्मवीर पार्ट 1 की सुपरहिट सक्सेस के बाद, फिलहाल अभी 2 महीने पहले मैंने अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठा आरक्षण का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो जो हमारे जरांगे पाटिल साहब है, उनके जो गुरु है अन्ना साहेब जावळे पाटिल, उनका भी किरदार मैंने निभाया। अभी 2 महीने पहले वो फिल्म आके गई, उसका नाम था आमी जरांगे। तो अगर ये फिल्म वालों को ऐसे लगता कि नहीं यार प्रसाद ने ये किरदार नहीं निभाना चाहिए, तो वो रोक सकते थे मुझे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि वो जानते हैं आई एम अ हार्डकोर एक्टर, हार्डकोर आर्टिस्ट, मेरे पास हर किस्म के रोल आएंगे, तो वो ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते मुझे। जो मैं चाहूँ वो मैं करूँगा। तो मैंने किया, और उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं, ना किसी जर्नलिस्ट ने कुछ कहा, ना किसी ऑडियंस में से किसी ने कहा कि आप ये कैसे कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। अभी इसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण, जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अंत यात्रा पे आधारित फिल्म है। तो वो भी, उस पे भी लोग मुझे देखेंगे। तो महाराष्ट्र का ऑडियंस इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। महाराष्ट्र के पत्रकार, महाराष्ट्र के फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, दे आर वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड। ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था कि टाइप का इस ऐसे ही इसको उसी नजर से देखो। आज वैसी सिचुएशन नहीं रही। Absolutely. If things are changing, that's a welcome change. लेकिन जनरली क्योंकि हमने देखा गया है अभी ऑफ लेट कई फिल्में आई, इनफैक्ट कि उन्हें टाइप्ड कह दिया जाता है कि मे बी यू नो दिस सेट ऑफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन इज सूटिंग सच सब्जेक्ट्स, और इसलिए ऐसी फिल्में आ रही हैं, इसलिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, क्योंकि अभी इनको ऐसा यू नो पॉलिटिकली फर्टाइल ग्राउंड मिला हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड सेकेंडली बिकॉज इट बिकम्स अ रियल लाइफ स्टोरी, क्योंकि आप यू नो जितने किरदार ला रहे हो, केंद्र में जो सबसे बड़ा किरदार है और उनके आसपास के किरदार हैं, दे आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। ऐसे में जो एक आपका एडिशनल, हालांकि हर किरदार के लिए मुझे लगता है अभिनेता पूरी मेहनत करता है, ईमानदारी बरतता है, लेकिन वो किरदार जो असली ज़िंदगी के किरदार हैं और उस स्तर के किरदार हैं, यू नो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे लगातार देख रहा है, कुछ इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन देख तो हर कोई रहा है। क्या चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं उस लिहाज से? मेरे ख्याल से ये तो बहुत पुराना कंफ्यूजन है कि
कलाकार और आइडियोलॉजी इनका नाता किस तरीके से देखा जाए, है ना, स्पेशली एक्टर्स के बारे में जो परावलंबी जॉब है। मतलब आई मे नॉट आइडेंटिफाई विथ योर आइडियोलॉजी एट ऑल, बट नॉट इवन विथ हिज आइडियोलॉजी। तो मैं दोनों के साथ उस तरीके से तो काम नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। पर मैं भी कंफ्यूज हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि आइडियोलॉजी के पास एक्टर होते हुए कैसे देखना चाहिए। पर मुझे भी, जैसे इन्होंने अभी कहा कि इतने वेरिड रोल्स किए हैं, वैसे मैंने भी ऑफ कोर्स आई एम नॉट एज हाफ एक्सपीरियंस्ड एज हिम एज वेल, बट स्टिल लोकमान्य तिलक जी की भूमिका मैंने एक सीरियल में की, लोकमान्य नाम के। अभी एकनाथ शिंदे जी की भूमिका कर रहा हूँ। मैंने हमीद नाम के एक डॉक्यूमेंट्री में ज्योति सुभाष ने जो डायरेक्ट की थी, उसमें हमीद दलवाई जी का किरदार निभाया था। वो तो मतलब कोट अनकोट आइडियोलॉजिकली स्टॉन्च अपोजिट है ना। तो मुझे बहुत मजा आता है ये करने में, फ्रैंकली एज एन एक्टर। और यहाँ थोड़ी बहुत प्रेशर्स रह भी सकते हैं कि लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, पर मैं वो प्रेशर्स ओन नहीं करना चाहता। मुझे मेरा काम करना है, मेरे रिटर्न्स लेने हैं, जो भी, मतलब कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और जल्द से जल्द निकल जाना है ना। मतलब उसके साथ वो फिल्म के साथ जो वार्मथ और कनेक्शन तैयार हो रहा है वो तो है ही, वो तो हमेशा के लिए। But you don't want to get stuck into it. That's very clear. Exactly. Moving on is the best thing I can do as an actor, right? हाँ, it's not important that you have to tag your ideology with that. Exactly. Yeah, I mean I'm confused कि मतलब I definitely respect those actors who are committed towards certain ideology and want to do only films which portray only that kind of ideology. I respect them, but I don't think I'm that person. प्रसाद, it's been very long time. आपने बहुत लंबा और बड़ा अच्छा काम किया है। मराठी फिल्मों में जो बदलाव है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? सब्जेक्ट के लिहाज से, कहानी कंटेंट के लिहाज से, स्पेशली OTT के आने के बाद जो ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं, किरदारों की, कंटेंट की बदलती परिभाषा के लिहाज से, ऑडियंस जितना क्विकली स्विच करके अपनी चॉइस को बदल रहा है, काइंड ऑफ प्रेशर इट इज़ एडिशनली पुटिंग ऑन आर्टिस्ट, इन सब लिहाज से आप कहाँ जाता देखते हैं मराठी सिनेमा को? कुछ परसेंटेज में प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो बहुत बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन जिस तरह का लिटरेचर हमारे पास है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट। सो बहुत ही बड़ा लिटरेचर है मराठी में, जिसका यूज हो रहा है फिल्मों में, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मराठी ऑडियंस इज अ वेरी व्हाट यू कैन से कल्चर ट्रेडिशन लविंग ऑडियंस। तो आप उन्हें हिस्टोरिकल फिल्में दो, वो प्यार करेंगे। आप उन्हें किसी लीजेंडरी एक्टर के ऊपर बायोपिक दो, वो प्यार करेंगे। आप उसे किसी पॉलिटिशियन के ऊपर अच्छी फिल्म दो, वो प्यार करेंगे। आप उन्हें बहुत इंटेंस लव स्टोरी दो लाइक अ सायरा, वो प्यार करेंगे। लेकिन जो देंगे आप उनको, वो अच्छा ही होना चाहिए। मराठी ऑडियंस थोड़ी कम अच्छी या बिना अच्छी फिल्में नहीं देखती, कोई भी ऑडियंस नहीं देखता, मराठी तो नहीं देख, बिल्कुल ही नहीं देखता। तो लास्ट कुछ सालों में बहुत ही अच्छा क्या आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इंडस्ट्री का, मराठी इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 films every film is working, not huge but still working. बट देखिए, सैराट बार नहीं आती, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन सैराट के बाद भी बहुत सारी फिल्में चली, जैसे काशीनाथ घाणेकर चली, बाईपण भारी देवा चली, हिरकणी चली, चंद्रमुखी चली, हंबीरराव चली, धर्मवीर चली, जिम्मा चली, वाळवी चली। सो हर तरह के सब्जेक्ट बहुत सारे फिल्म मेकर्स ला रहे हैं मराठी में, जो बायोपिक्स है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल है, एक्शन पैक्ड है, हिस्टोरिकल एक्शन पैक्ड है, फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल कॉमेडी है, रोम कॉम है। हर किस्म की फिल्में मराठी में आ रही है और लोग उसे प्यार से देख रहे हैं। जो जिस तरह की
भीड़ साउथ में देखने को मिलती है, उतनी भीड़ नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे 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 वहाँ अपना तक दायरा बड़ा कर रहा है पहुंचेगी, मराठी पक्का, सिनेमा पक्का। फॉर श्योर। बिल्कुल। धर्मवीर को लेकर के क्षितिज जो उम्मीदें हैं इस वक्त वो आपकी कहाँ हैं? क्योंकि हम लोग जब पहली के बाद दूसरी फिल्म की बात करते हैं, प्रसाद ने बहुत अच्छा कहा कि इसका तीसरा चौथा भी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा दायरा है उस किरदार का जिनके आसपास ये फिल्म पूरी बनी है। ऐसे में फ़िलहाल पार्ट 2 को लेकर के आप क्या उम्मीदें करें? क्योंकि पार्ट 1 की सक्सेस भी इसके साथ जुड़ी हुई है और आगे आने वाले जो इसके सीक्वल्स हैं वो भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सीक्वल की जो बात है, I mean great if it happens, but I don't know whether it will happen because no one can be sure about it. पार्ट 2 भी करना तय था, पर ऑफ कोर्स अगर पब्लिक पार्ट 1 एक्सेप्ट ही नहीं करती, बॉक्स ऑफिस पे हिट ही नहीं जाती, तो कौन रिस्क लेता कि यार लॉस तो लॉस पर पार्ट 2 बनाएंगे, ये कौन कहता? कोई नहीं कहता। तो अगर इस पार्ट को भी अच्छा प्यार मिले, व्यूअरशिप अच्छी मिले, बॉक्स ऑफिस पे अच्छे कलेक्शंस हो, तो पार्ट 3 पार्ट 4 व्हाटएवर जरूर बनेगी। और जैसे सर ने कहा वो बहुत सही बात है कि हम फनीली पर एट द सेम टाइम वेरी सीरियसली ये कहते हैं कि आनंद के साहब जो एक दिन जीते थे, एक दिन में 2 दिन जीते थे, इतना काम करते थे एक दिन में, इतने डिसीजंस लेते थे, इतने लोगों को मिलते थे। तो समथिंग हैज चेंज्ड इन यू आल्सो प्रसाद, उनका कैरेक्टर प्ले करने के बाद, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हो उससे जुड़ा हुआ होमवर्क करते हैं एंड यू लाइक काइंड ऑफ यू ट्राई टू गेट इनटू द माइंड ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। ये किरदार निभाने के बाद मुझे ये पता चला कि जिंदगी में पैसे की अहमियत कुछ नहीं है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप निभाना और इंसान को इंसान के साथ जोड़ना। जो दिगे साहब ने ताउम्र वही किया। सिर्फ इतने लोग जुड़ गए उनके साथ, इतने लोग, अरे बाप रे, आप सोच भी नहीं सकते। इतना काम किया है लोगों के लिए और इतनी सारी क्या बोल सकते हैं, काय म्हणू आपण त्याला, त्यांच्या कामाची व्याप्ती पसारा या वो इतना बड़ा है उनका काम कि वो काम करते करते लोगों के साथ इतने जुड़ गए कि जैसे अभी क्षितिज ने बोला कि एक दिन में 2 दिन जीते थे। मतलब 24 घंटे का दिन है भाई, लेकिन वो 24 घंटे दूसरा दिन शुरू हुआ, 48 घंटे हो गए, आदमी सो ही नहीं रहा है। बस उसको चिंता है कि ये मेरे पास आया, इसकी कैसे मदद करूँ, ये मेरे पास आई, इसकी कैसे मदद करूँ, उस बच्चे का क्या करूँ, उस कुत्ते का क्या करूँ, वो बच्ची का क्या करूँ, ये कार्यकर्ता का क्या करूँ, उस नेता का क्या करूँ। बस लोगों के बारे में सोच रहा है, बस दिन रात लोगों के बारे में सोच रहा है, उनको मदद कर रहा है, उनका काम कर रहा है। जो एक बार जुबान दे दी, ऐसा कहते थे कि जो आनंद आश्रम, जो उनका घर था उसको आनंद आश्रम कहते थे। आनंद आश्रम में एक बार आदमी आया तो वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं गया, उसका काम हुआ ही हुआ 100%। तो मैंने कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि मैंने ये सीखा कि कमिटमेंट क्या होनी चाहिए और इंसानों को कैसे आपके साथ जोड़ना चाहिए, किस तरह से। एवरी टाइम हर्टिंग समवन इज नॉट अ सॉल्यूशन। टेकिंग आउट सम मिडवे, फाइंडिंग आउट अ मिडवे सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि वो भी नाराज ना हो, मैं भी नाराज ना हो और प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकले। तो ये चीज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी धीरज साहब की कि हर एक चीज के ऊपर सॉल्यूशन होता है, बस ढूंढने की इच्छा चाहिए, आकांक्षा चाहिए ढूंढने की, और इंसान जोड़ के रखना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और यकीनन जब आप ऐसे किरदारों को फिल्म में देखते हैं तब आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में, कई चीज़ें छोटी छोटी जान सकते हैं, लेकिन एक अच्छे सिनेमा में एंटरटेन तो हम होंगे ही, क्योंकि इवेंचुअली वो जो पूरा एक पर्पस है उस सिनेमा का वो एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन उसके साथ आप उस कहानी को हर उस आयाम के साथ जानेंगे जो जानना ज़रूरी है। पूरे डायमेंशंस के साथ जब आप उसे देखेंगे तब आप शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और धर्मवीर 2 एक ऐसी ही फिल्म है, एक बेहद खूबसूरत फिल्म। और प्रसाद आपका, क्षितिज आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।